जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके कारण आकाश नीला ब्लू दिखाई पड़ता है। ऑप्शन दिया है डिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग प्रकीर्णन और डिस्पर्सन विक्षेपण कहा जाता है। अब देखिए, जो मेरा आकाश है, जो पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक ही आपका धूल कण आदि वगैरह पाया जाता है, समझ में आया नहीं। तो इसमें क्या है, जब ये धूल कण है, जब इसमें प्रकाश प्रकाश इसमें आता है तो धूल कण पर पड़ता है, तो धूल कण के कारण ये प्रकाश को क्या स्कैटरिंग करता है, मैंने फैला देता है एक दूसरे के, ठीक, वो फैला देता है। अब इसमें क्या है, जो लाइट है उसमें 7 कलर होता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं, समझ में आया। विबग्यो 7 कलर पाया जाता है। अब देखिए, जो रेड कलर होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होता है, समझ में आया नहीं। लेकिन जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग को प्रकीर्णन कहा जाता है, इसका सबसे कम होता है, समझ में। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग स्टेशन पर किया जाता है, कोहरे वगैरह में किया जाता है, ठीक, आपके रिमोट में किया जाता है, ठीक। और जैसे जैसे आप इस साइड की ओर आएंगे तो इसका वेवलेंथ जो है वो कम होता है, लेकिन जो स्कैटरिंग होता है वो आपका अधिक होता है, माने फैलाव फैलाव जो होता है वो अधिक होता है। तो इसमें क्या है, आपका ब्लू है। तो आकाश क्यों को आपको ब्लू दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ कम होता है और स्कैटरिंग अधिक होता है, तो इसमें धूल कण पाया जाता है। धूल कण से जब वो स्कैटरिंग माने फैलता है, चारों तरफ बिखेर देता है, तो उसमें हमें नीला दिखाई पड़ता है, समझ में नहीं, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और विक्षेपण क्या होता है, जिसे डिस्पर्सन कहा जाता है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास आउट कराया जाता है तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, उसी को विबग्योर कहा जाता है, समझना है। 7 कलर होता है। और अपवर्तन क्या होता है, जैसे एक फर्स्ट मीडियम है, एक सेकेंड मीडियम है, समझना है। जब फर्स्ट मीडियम में जब यहाँ पे इंसिडेंट रेज है, जब यही यहां से चला जाता है तो इसे हम कहते हैं परावर्तन, ठीक। अब यही जब इंसिडेंट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, इसी को कहते हैं अपवर्तन, जिसे डिफ्रेक्शन कहा जाता है, समझ में नहीं, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहां पर दिया है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में, ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, वो कौन सा है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा, ठीक। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होता है वही आपका जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि बिना गति के कारण आप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे वायर है तो उन्हें गति के कारण ही होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक, ये शक्ति ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है। स्थिति ऊर्जा रहेगा तो वो जाएगा नहीं, जैसे चुंबक हुआ, किसी के पास ले आएंगे, ठीक, उसमें क्या इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाता है, तो उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा आपका ऑप्शन सही है, ठीक। स्थिति ऊर्जा नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चालक माने कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर चलने वाला, ठीक, कंडक्टर माने चलने वाला, जो आसानी से इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो जाए, ठीक, उसे हम कहते हैं ऊष्मा का चालक, ऊष्मा का चालक, इलेक्ट्रिक चालक, समझ रहे हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखिए वाटर है दिया है, और वुड दिया, लकड़ी है, जिसे वुड में तो आप उसमें ऊष्मा नहीं जाता। ठंड वगैरह में देखते हैं कि आप लकड़ी पर बैठ जाइए, उतना ठंड नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा चालक नहीं होता। वही आप कोई आयरन है, कोई स्टूल है, आयरन है, लोहे का बना हुआ टेबल है, उस पर आप बैठिए, आपको ठंडा लगेगा। या रेलवे पटरी पर बैठेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, समझ नहीं, क्योंकि वो सब क्या उष्मा का चालक होता है। लेकिन जो लकड़ी आपको उष्मा का चालक नहीं होता है। उसी प्रकार से चमड़ा दिया है, ये भी नहीं है, जल है, ठीक। अब यहाँ पे जो पारा होता है ये सबसे अच्छा उष्मा का चालक होता है, तभी इसका प्रयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं थर्मामीटर लगाते हैं ना इस साइड, तो देखते हैं हीट पाकर वो ऊपर की ओर चढ़ता है, समझ, ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उसको यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो पारा होता है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक। ये कॉस्टली होता है लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए देखते होंगे जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसमें पारा का ही यूज किया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी।
विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ये स्नेल्स है, ये साइन आई अपान साइन आर होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक, ये होगा नहीं। न्यूटन्स भी नहीं होता है, ठीक। ये आपका यंग्स, यंग्स क्या है आपका? यंग मॉडुलस से संबंधित, ये वैज्ञानिक नेम है, लेकिन ये भी नहीं। आपका मैक्सवेल, जो मैक्सवेल है, ऑप्शन आपका सही है। चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीटेड है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से, ठीक, कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, समझ में? वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी कहा जाता है। होने तो बहुत होता है, ठीक, वेग हो गया, ठीक, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है आपका जी हो गया, ये सब क्या है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। लेकिन पूछा कि निम्नलिखित में से, माने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। तो आप जैसे एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जैसे लंबाई, दूरी, समय, चार्ज, क्षेत्रफल, ये सब क्या हुआ? ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता है, समझ में आया नहीं? जो आपका स्केलर क्वांटिटी, जैसे लंबाई, दूरी, समय, चार्ज, क्षेत्रफल, ये सब क्या है? इसमें वेग आ गया, डिस्प्लेसमेंट में आ गया, ये सब क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो आपके हम पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जितने भी होते हैं, हम आपको एक वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो है, उसमें हम आपको पूरा बता दिए हैं। वो आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको कहीं से आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसमें सब लिखा हुआ है और बकायदे बनाकर लिखा हुआ है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सदिश राशि होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? जैसे इसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक के अंतर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही आपकी परमाणु संख्या को इंडिकेट करता है, समझना? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही आपको परमाणु की संख्या होती है, ठीक, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का पिच, पिच किस पर निर्भर करता है? पिच को बोलते हैं तारत्व, ठीक, पिच को तारत्व कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तीव्रता, वेग, आयाम दिया है, ठीक। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ये मान लीजिए इतना ही है, इसी के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक है, सपोज फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक है, समझना? तो ये जैसे आवाज, जैसे महिलाओं का आवाज, जो महिलाएं होती है उनका आवाज देखते हो कि सुनने में अच्छा लगता है, ठीक। तो उनके तारत्व संख्या जो अधिक होता है, ठीक, इसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक होती है फीमेल में, इसलिए उनका आवाज सुनने में, भजन वगैरह कीर्तन करने में वो सुनने में अच्छा लगता है, समझे? अब जो आदमी होते हैं मैं, ठीक, इसी में फ्रीक्वेंसी की जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक, इसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी की संख्या कम रहेगा तो वो आवाज भारी, मोटा, कर्कश, ठीक, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि भजन कीर्तन में अगर लेडीज गाती है तो सभी लोग खड़ा होकर देखने लगते हैं, लेकिन उसी जगह जेंट्स जेंट्स अगर गा रहा है तो उतना अच्छे से नहीं देखेंगे, बहुत बढ़िया सिंगर रहेगा तभी देखेंगे। आप देखते होंगे जितने गाना गाने वाले होते हैं वो फेमस जेंट्स कम होते हैं लेकिन लेडीज ज्यादा होती, क्योंकि उनकी आवाज एक सुरीली, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक, उनमें फ्रीक्वेंसी की संख्या ज्यादा रहता है। तो जो हमारा पिच होता है, तारत्व जिसे कहते हैं, यही क्या होता है तारत्व, क्या होता है? वो हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी अधिक है तो सुने वो आवाज पतला रहेगा, मधुर रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज भारी रहेगा, ठीक। अब क्या है इसमें आयाम, फ्रीक्वेंसी की यही जो आयाम होती है, ठीक, ये कितना ऊपर, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत बड़े बड़े रहेंगे तो बहुत आवाज जो है एकदम तेज सुनाई देगा, जैसे शेर वगैरह दहाड़ता है, डीजे वगैरह बजता है, समझ में नहीं? तो यहाँ पर किस पर पिच, पिच हमारा काम कर रहा है? हमारा आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी पर पिच डिपेंड करता है, समझा कि नहीं? ठीक, तीव्रता पर नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्मी के दिनों में, ठीक, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन
में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? विसरण, परासरण, वाष्पीकरण होता है। देखिए इसमें कैसे आप देखेंगे, आप देखिए जैसे यहां पर मैं बना दे रहा हूं ये सुराही, ठीक। अब इसमें क्या है, वाटर है, वाटर है। शहर में देखते होंगे इसमें सत्तू वगैरह इस तरह से बनाते हैं, ठीक, इस तरह से बनाते हैं, ठीक, इस तरह से मान लीजिए है, ठीक। अब इसके साइड साइड जो है वो आपका कपड़ा लपेट देते हैं, समझना है, कपड़ा रेड कलर का या किसी भी कलर का कर देते हैं, जिससे पानी ठंडा रहे। क्यों ठंडा रहे? क्योंकि देखिए अब इस पर पानी छिड़कते रहते हैं, इस पर पानी छिड़कते रहते हैं। अब इसमें जो पानी नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक, वो ठंडा कैसे हो जाता है? ठीक, गर्मी के दिनों में क्या होता है, हीट के कारण, गर्मी के कारण जो इस पर पानी का बूंद है, समझा है, जो इससे पानी का बूंद है और अंदर पानी टच है, तो इस पर जो छिड़कते हैं पानी, अब या तो वैसे भी रहने देंगे सुराही वगैरह में, तो इस पर पानी जो उड़ कर चला जाता है दूसरे जगह, ठीक। अब पानी का जो बूंद होता है वो जाएगा कैसे, और उसको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो पानी को वाष्प होकर ऊपर की ओर उठता है, तो उसको उठाता कौन है? उसको उठाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी क्या होता है? एक हीट होता है। तो जो हीट होता है उस एनर्जी को, उस वाष्प के पानी को ऊपर की ओर फेंकता है, वह एक इंजन का कार्य करता है। तो जो यहाँ पर हीट रहता है, ठीक, जो हीट रहता है और वाष्प की बूंद जो यहां पर जाता है, ये अपने साथ हीट प्लस वाटर, ठीक, दोनों रहेगा, दोनों को लेकर भागता है ऊपर। अब बताइए जब यहां से हीट को लेकर चला जाएगा यहां पर, तो जो यहां पर हीट है वहां पर तो ठंडा हो जाएगा, ठीक, समझा? जब यहां से हीट चला गया, अब ये प्रक्रिया आपका कंटिन्यू चलता रहता है। यहां से भी लेकर जाएगा, इसमें भी हीट और प्लस वाटर रहेगा, ठीक, यहां पर भी जाएगा, इसमें हीट प्लस वाटर रहेगा, जहां पर भी जाएगा वह हीट प्लस वाटर लेके जाएगा, क्योंकि जो हीट है वो उसका पानी को ऊपर ले जाने के लिए इंजन का कार्य करता है, ठीक। अब जब लेकर जाएगा तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। तो बताइए जब यहाँ पर ठंडा होगा तो इसके जो पानी टच है, वो पानी की एनर्जी तो लेकर चला गया, हीट, तो ये पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इस कारण से हमें पानी जो है ठंडा होता है। किसके कारण से? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के कारण से ठंडा होता है, ठीक। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। जैसे आप गर्मी के दिनों में पसीना वगैरह से आते हैं तो फैन के सामने चले जाते हैं, फैन या किसी पेड़ वगैरह के सामने, तो क्या होता है, जो आपके शरीर पर पानी है वो पानी उड़ता है। जब पानी उड़ता है तो आपके जो शरीर में हीट है वो हीट के साथ चला जाता है, क्योंकि इंजन का कार्य करता है। तब उस स्थान पर जो पानी जाता है तो उस स्थान पर हीट भी लेकर जाता है, तो उस स्थान आपको ठंडा लगता है। इसलिए आप कूलर, एसी, पंखा के सामने जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि पानी के साथ हीट लेकर चला जाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहते हैं, ठीक। कोई विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? वो कौन कन्वर्ट कर? विद्युत मोटर, ठीक, विद्युत मोटर ही काम करेगा। विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत मोटर ही काम करेगा यांत्रिक ऊर्जा में ले जाने के लिए, ठीक। तो विद्युत मोटर हो गया आपका सी ऑप्शन सही है। जनरेटर वगैरह में क्या हो, विद्युत मोटर के माध्यम से, या जो पानी ऊपर टुल्लू वगैरह, ठीक। तो ये विद्युत ऊर्जा को कौन यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? विद्युत मोटर, ठीक, मोटर, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, देखिए यदि किसी प्रतिरोध प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? जैसे कोई तार है, मान लीजिए यही मोटा, अब ये मोटा तार है, ठीक। अब इसी तार को हम खींचकर पतला कर दिए, यहां से लेकर यहां कर दिए, ठीक। जब ये मोटा तार है तो इसको जो इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक, प्रतिरोध कहते हैं। अब इसी तार को जो हम बढ़ाएंगे तो इसमें प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है, ठीक। प्रतिरोध बढ़ने के तात्पर्य यह होता है कि प्रतिरोध एक प्रकार का बैरियर होता है जो करंट को रोकने का प्रयास करता है, ठीक। जिस कारण से जितने अधिक करंट को रोकने का प्रयास करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जिस कारण से वो अच्छा माना जाता है उतना ही अच्छा वो चमकता है, समझना। जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इसमें क्या है? प्रतिरोध है। जैसे उसमें बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट उसमें प्रतिरोध उसकी अधिक होती है, जब इसलिए उसको घुमा देते हैं खूब इस तरह से खूब घुमा देते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो वह अच्छा चमकता है, वो अच्छा प्रकाश देता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पतला तार होता है
पतला तार में प्रतिरोध अधिक होता है, ये पतला तार में प्रतिरोध अधिक होता है, ये अच्छा माना जाता है, ये आपका जो है अधिक प्रकाश देता है। लेकिन जो मोटा तार होता है इसका प्रतिरोध कम होता है, ये अच्छा माना नहीं माना जाता। इसलिए आज के डेट में देखते होंगे घर वगैरह में जो वायरिंग वगैरह लग रहा है, ठीक, उसमें बहुत पतले तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये सब कैसे आएगा, तो हमें प्रकाश को अच्छा लेने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं कि जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो उतना ही अच्छा हमें प्रकाश देगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी किसी ने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।